बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ उसका सेकंड चैप्टर अपने इख्तिताम के करीब है और हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड होता रहे। मैं आज लेक्चर के इब्तिदा में अपने उन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो कमेंट सेक्शन में आकर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर लेक्चर के दौरान मेरी मसरूफियात के बायस कोई डिले आ जाए, गैप आ जाए, तो वो मुंतज़िर रहते हैं। मैं उन सब बच्चों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके इल्म में, अमल में और उनके दुनियावी और उखरवी अहवाल में तरक्की और इजाफ़ा फरमाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिला ताख़ीर अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1973 के आइन में बुनियादी हुकूक, फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक इजाफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में से नहीं है, मगर याद रख लें आम तौर पर 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स में से बन जाया करता है और बहुत रेयर मगर ऐसा हुआ है कि 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में उन लॉन्ग क्वेश्चन में से बन जाता है जो एक्सरसाइज में दिए हुए नहीं होते। और बिल फ़र्ज़ अगर 8 नंबर का लॉन्ग भी ना बने, 4 नंबर का लॉन्ग भी ना बने, तो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस तो ऐसे टॉपिक्स में से हर सूरत आया ही करते हैं। इसलिए हमने जितने एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दे के पढ़ना है, उतनी ही इम्पोर्टेंस से हमने इजाफी लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। और आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तमाम टॉपिक्स को ही तरतीब से पढ़ाया जाता है। आइए ज़रा देखते हैं कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए 8 नंबर के तौर पर या 4 नंबर के तौर पर, तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक ज़िक्र किए गए हैं उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा पेश कर दें, उस पर आप एक नोट लिख दें कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सिटीज़न्स, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो शहरी हैं, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं, उनको आइन ने क्या क्या हुकूक दिए हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले काम आपने हमेशा की तरह जो हम अपने लेक्चर में करते हैं वो ये है कि हम टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, उसकी तारीफ़ लिखते हैं। तो आपने भी सबसे पहले ये बताना है कि बुनियादी हुकूक बेसिकली होते क्या हैं। डिफाइन फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। तो उर्दू वाले बच्चे अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो इसमें उर्दू में तारीफ लिखेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इसमें इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे। आइए ज़रा देखते हैं उर्दू में बुनियादी हुकूक की क्या तारीफ़ है। तो वो आपके सामने लिखी हुई है कि वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं, यानी वो मुतालबात जो शहरी अपनी भलाई के लिए करते हैं, जिनको हुकूमत तस्लीम कर लेती है और उनको पूरा करती है, ऐसी बातें या ऐसे मुतालबात शहरियों के बुनियादी हुकूक कहलाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द डिमांड्स दैट सिटीजन्स मेक फॉर देयर वेल बीइंग विच द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एंड फुलफिल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। यानी वो मुतालबात जो अवाम हुकूमत से करती है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो अवाम के वो मुतालबात हुकूमत सुनती है, सुनने के बाद उन्हें तस्लीम कर लेती है कि हाँ जो तुम डिमांड कर रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। तस्लीम कर लेने के बाद उन चीज़ों को वो पूरा भी कर देती है। तो ऐसे तमाम काम जिनका अवाम मुतालबा करे, हुकूमत उनको तस्लीम कर ले और तस्लीम करने के बाद उन्हें पूरा भी कर दे, तो ऐसी तमाम बातों को हम बुनियादी हुकूक कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले तो ये आपने इजाफी बात इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड कर देनी है। जब आप ये ऐड कर देंगे तो उसके बाद एक आप और इजाफी हेडिंग लिखेंगे और वो है बुनियादी हुकूक की अक़साम, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1 अखलाकी हुकूक, नंबर 2 कानूनी हुकूक यानी मोरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स।
बस आपने इनके नाम ही लिखने हैं, इनको आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जितना भी मवाद आपके सामने लिखा हुआ है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करते वक्त इजाफतन इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो पहले पॉइंट पर आपने जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। और इस तारुफ में बड़ी सादा सी बात की गई है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में अवाम के लिए बेशुमार हुकूक बयान किए गए हैं और आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हुकूमत उन तमाम हुकूक में से किसी एक हक को भी छीन नहीं सकती, बल्कि ये जितने भी हुकूक लिखे हुए हैं ये अवाम को फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और यहाँ तक कि क़यामत तक या जब तक ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उस वक्त तक हुकूमत कोई ऐसा कानून भी नहीं बना सकती कि जिसमें वो ये कहे कि इन हुकूक में से कोई एक हक हम अवाम को नहीं देंगे। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 280 आर्टिकल्स हैं, तो 280 आर्टिकल्स में से जो बेसिक और फंडामेंटल राइट से मुतल्लिक कवानीन हैं वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकते, बाकी कवानीन तब्दील हो सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि वो जो अवाम को हुकूक है उसके अंदर इजाफा करने के लिए तो रूल बन सकता है, लेकिन जो पहले से अवाम को हक दे दिया गया है कि उन्हें प्रॉपर्टी का हक है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने का हक है, वगैरह वगैरह वगैरह, जितने भी हुकूक हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे उनमें से जो हक पहले अवाम को दे दिया गया है वो चेंज यानी उसको वो कंडेम नहीं कर सकते, उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल राइट्स जितने भी हम पढ़ेंगे इनको अवाम तक मुहैया करना हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप ये इंट्रो कर लेंगे तो उसके बाद पॉइंट नंबर 1 पर हेडिंग लिखेंगे ज़िंदगी का हक। बड़े छोटे छोटे पॉइंट है। राइट ऑफ लाइफ यानी हर शहरी को ज़िंदा रहने का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पाकिस्तान के कवानीन के दायरे के अंदर रहते हुए, इस्लाम के कवानीन के दायरे के अंदर रहते हुए मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी का हक है। किसी की ज़िंदगी को बिला वजह ख़त्म नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है गिरफ्तारी का तरीका, मेथड ऑफ अरेस्ट। आपने अगर किसी बंदे को किसी बात की वजह से अरेस्ट करना है तो अरेस्ट का तरीक़ाकार बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, जिस पर अगरचे पाकिस्तान के अंदर अमल नहीं होता, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपने किसी को गिरफ़्तार करना है, अरेस्ट करना है, तो पहले आप उसे वारंट जारी करेंगे, आप उसको रीज़न बताएंगे और रीज़न बताने के बाद आप उसको गिरफ़्तार करेंगे और गिरफ़्तार करके आप उसको किसी नामालूम जगह पर नहीं रखेंगे, बल्कि विद इन 24 आवर्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये MCQs है, विद इन 24 आवर्स उसे अदालत में पेश करना ज़रूरी है ताकि वो 24 घंटों के अंदर अंदर अगर तो वो वाकई मुजरिम है तो उसको सज़ा मिल जाए, और अगर वो मुजरिम नहीं है तो 24 आवर्स से ज़्यादा किसी को अजियत न दी जाए और वो अदालत में उसका मामला जाए और वहाँ उसका सलूशन मिल जाए। अब जब पाकिस्तान के हालात को हम देखते हैं तो यहाँ पर तो पुलिस को पैसे देकर और लोगों को पैसे देकर भी उठवा लिया जाता है और सारी सारी ज़िंदगी वालिदैन तरसते रहते हैं कि हमारा बेटा बेटी अफराद कहाँ गए, वो मिलते ही नहीं हैं, वो नामालूम जगहों पर पहुंचा दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान का आइन कहता है कि विद इन 24 आवर्स उसे गवर्नमेंट के इदारे अदालत में पहुंचाना ज़रूरी है ताकि उसका मामला आगे प्रोसीड किया जा सके। नंबर 3 पर आप हेडिंग लिखेंगे साबका जुर्म की सज़ा, प्रीवियस पनिशमेंट। एक बंदे ने पहले एक जुर्म किया, उसको उसकी सज़ा मिल गई, अब उसने दोबारा किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले उसको सज़ा मिल चुकी जब दोबारा मिलने लगे तो फिर पहले वाले की दोबारा दे दी जाए। या यूं भी नहीं हो सकता कि एक बंदे ने एक जुर्म किया और उसको उसकी सज़ा नहीं मिली, अदालत में उसका मामला नहीं गया और वो बाद में पकड़ा गया, तो अब जो पहले उसने जुर्म किए हैं उनकी सज़ा भी उसको
नहीं दी जा सकती, बल्कि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस जुर्म पर उसको पकड़ा गया है उसकी सज़ा उसी जुर्म के मुताबिक दी जाएगी। अगला पॉइंट है 2 मरतबा सज़ा, जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि जुर्म 1 मरतबा किया हो और उसको सज़ा 2 मरतबा दे दी जाए, ऐसा भी नहीं होता। हो सकता है, वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम अजीब है और यहाँ पर इन बातों के ऊपर बिलखुसूस अमल दिखाई नहीं देता। निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल ना मिलेगा। यानी यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है और निज़ाम बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, और जो पाकिस्तान के आइन के अंदर बातें लिखी हुई हैं उन पर अमल नहीं होता। अगला पॉइंट है नक्ल व हरकत की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ माइग्रेशन या फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। एक जगह से दूसरी जगह हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को आज़ादी के साथ आने जाने की इजाज़त है। अगला पॉइंट है इज्तिमा की आज़ादी, राइट ऑफ गैदरिंग। किसी भी इंसान को किसी भी लीगल इशू पर बड़ी गैदरिंग करने की, इज्तिमा करने की मुकम्मल आज़ादी है। उसके लिए कोई नो गो एरिया नहीं है, और जहाँ पर भी जिस भी एरिया में वो पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहे, रिलीजियस गैदरिंग करना चाहे, कल्चरल गैदरिंग करना चाहे, अलगरज किसी भी एस्पेक्ट की वो गैदरिंग करना चाहे और अपना माफियो ज़मीर वो लोगों तक पहुंचाना चाहे, तो हर पाकिस्तानी को इसका भी हक है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि वो जो भी गैदरिंग करे वो पीसफुल होनी चाहिए। जबकि हमारे यहाँ तो नारे रिसालत पर और नारे तकबीर पर भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों के ऊपर भी तशद्दुद के रवैये हैं, इंतहा पसंदी के रवैये हैं, एक्सट्रीमिज़म है, यहाँ पर टेररिज्म है, यहाँ पर अजीब एक दिलों के अंदर नफ़रतें हैं और अजीब व गरीब अंदाज से इज्तिमाआत किए जाते हैं, जिसमें ना लोगों की जान महफूज, ना माल महफूज, ना इज़्ज़त, ना आबरू और ना पाकिस्तान की अमलाक महफूज होती हैं। तो याद रख लें, ऐसी सिचुएशन में नारे तकबीर लगाया जाए, नारे रिसालत लगाया जाए, अल्लाह रसूल का नाम लिया जाए, तो याद रख लें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो ये हैं कि अगर आपकी काफिरों के साथ जंग हो रही हो तो उस जंग के दौरान भी आप अपने दुश्मनों की फसलों को तबाह नहीं कर सकते, आप उनके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनकी ख़वातीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनके दरख्तों को, उनकी फसलों को, यहाँ तक कि उनके कीड़े मकोड़ों को, उनकी इबादत गाहों को, किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जबकि हमारे मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी, तंग नज़री और शिद्दत पसंदी इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि हम अल्लाह रसूल का नारा लगाकर भी हम जो है वो दूसरों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत नहीं करते और हम ये समझते हैं कि जन्नत के ठेकेदार हम ही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। यहाँ पर लफ्ज़ होगा तो कहते हैं जी कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो यानी अगर न हक वे को चूज़ करके, वो रास्ता जो रसूल पाक ने नहीं बताया उसको छोड़कर अगर आप किसी और रास्ते पर चलकर नारे तकबीर लगा रहे हैं, रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो भी नारा, अगरचे नारा सच्चा हो, लेकिन अगर आपका तरीका, मेथडोलॉजी, अंदाज वो पॉजिटिव और कुरान और सुन्नत के रास्तों के मुताबिक नहीं है, तो याद रख लें वो फितना होगा, वो अमन और दीन नहीं हो सकता। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, ये कॉन्सेप्ट है इज्तिमा का,
अगले पॉइंट पर लिखेंगे अंजुमन साजी का हक। अंजुमन साजी मीन राइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर बंदे को अपनी फाउंडेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी तंजीम बनाने का हक है। वो जो भी पाकिस्तानी कौम की फलाह बहबूद के लिए, अक़दार की हिफाजत के लिए, दिलों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करने के लिए, नज़रिए पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए, जिस भी मकसद के तहत सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, वेलफेयर, रिलीजियस जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहे उसको मुकम्मल हक हासिल है। अगला पॉइंट है पेशा अपनाने का हक, राइट ऑफ प्रोफेशन। हर बंदे को अपनी मर्जी का प्रोफेशन अडॉप्ट करने की इजाज़त है। वो तिजारत करना चाहे, वो कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहे, उसको राइट है। अगला है राइट ऑफ एक्सप्रेशन या राइट ऑफ स्पीच, तकरीर करने का हक। हर पाकिस्तानी को किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने का मुकम्मल राइट है। अगला है मज़हब के प्रचार का हक, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। हर बंदे को अपने मज़हब के मुताबिक उसको प्रोपोगेट करना, उसको दूसरों तक पहुंचाना और अपने मज़हब के मुताबिक लोगों के नज़रियात को संवारना, बदलना, तरतीब देना, इसकी मुकम्मल इजाज़त है, सिवाय कादियानियों को। कादियानियों को अपने मज़हब का प्रचार करने की कोई इजाज़त पाकिस्तान के आइन में नहीं है। इसके अलावा हिंदू करना चाहें, ईसाई करना चाहें, सिख करना चाहें, मुसलमान करना चाहें, उन्हें इज्तिमात वगैरह करने की आज़ादी है। अगला पॉइंट है जायदाद का हक, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। हर बंदे को जायदाद रखने का मुकम्मल हक हासिल है। वो जिस मकान में रहता है वो या मज़ीद जितनी भी जायदादें अपने नाम बनाना चाहे उसको हक हासिल है। वो ज़मीनें रखना चाहे, मगर ज़मीनों के हवाले से एक लिमिट है कि अगर वो नहरी इलाकों में रहता है तो वहाँ पर वो 150 एकड़, और अगर वो बारानी इलाकों में रहता है तो वहाँ पर 300 एकड़ ज़मीन अपने पास रख सकता है। इसके अलावा वो इससे इजाफी नहीं रख सकता। तो जायदाद बनाने का भी मुकम्मल हक हासिल है। अगला है जायदाद से महरूमी, डेप्रीवेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी। किसी बंदे को जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता, अब उसको इजाज़त है, वो रख सकता है। अगला है कानूनी और माशरती बराबरी। अगला रूल ये बना कि इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल मैटर, यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी शहरी होंगे, अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, जिस भी कौम से, नस्ल से, रंग से वो ताल्लुक़ रखने वाला है, उस शख्स को मुकम्मल आइन की नज़र में बराबरी के हुकूक हासिल होंगे। वो अलग बात है कि यहाँ पाकिस्तान में इस पर अमल नहीं होता। माशरे में भी गरीब गरीब तर दिखाई देता है, अमीर अमीर तर दिखाई देता है। अगर हम आइनी मामलात में देखते हैं तो वो क्या करता है, अमीर अगर गुनाह कर ले तो वो हज कर लेता है, अमीर अगर गुनाह कर ले तो वो हज कर लेता है, और अमीर अगर जुर्म कर ले तो वो जज कर लेता है। ये बात बड़ी तवज्जो तलब और बड़ी परेशान कुन है कि यहाँ पर सब कुछ पैसे के नाम पे बिकता है। मज़हब भी बिकता है, आइन भी बिकता है, कानून भी बिकता है, अफराद बिकते हैं, और निज़ाम यहाँ का दरहम बरहम दिखाई देता है। और मुआशरे में आइन के दिए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बराबरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगला पॉइंट है मुलाजमत का हक, राइट ऑफ जॉब। हर बंदे को वो डॉक्टर बनना चाहे, जॉब करना चाहे, टीचर बनना चाहे, अलगरज जो बनना चाहे, जिस प्रोफेशन में जाना चाहे, जो जॉब इख्तियार करना चाहे, उसको मुकम्मल हक है। अगला पॉइंट है ज़ुबान और सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। हर शख्स को वो जो ज़ुबान बोलता है उसका तहफ़्फ़ुज़, उसको प्रमोट करना, जो उसने कल्चर अडॉप्ट किया हुआ है उस कल्चर को प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना, उसको मुकम्मल हक हासिल है। और इसके बाद आप एंड पर लिख देंगे इजाफी हेडिंग के तौर पर खुलासा कलाम, कंक्लूजन। ये इतने पॉइंट काफ़ी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनमें से कोई से 4 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये वो तमाम तर पॉइंट्स थे, जो ये वो तमाम तर हुकूक हैं जो एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान का आइन 1973 का मुहैया करता है, और वो ये कहता है कि ये तमाम हुकूक हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। अगरचे इनके अलावा भी आइन के अंदर लिखे हुए हैं, मगर यहाँ जितने लिखे हुए थे हमने उनका तज़किरा कर लिया। रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, तालीम, इंसाफ, रोज़गार, वो हुकूक भी हैं। पॉलिटिकल राइट्स भी हैं, अलगरज मोरल राइट्स भी हैं,
کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی ہیں، تو وہ الگ ایک تفصیلات ہیں، ان کی طرف ہم نہیں گئے. ٹو دی پوائنٹ جتنے حقوق مین ذکر کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے ہیڈنگز بھی لکھ لی ہوں گی. ہر پوائنٹ کے اوپر ہیڈنگ ہے، ہیڈنگ لکھیے، یہ شعر لکھیے، بلکہ اس شعر کو تو میں کہوں گا کہ زبانی یاد کیجئے اور سمجھیے کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے اور اسلام کا تصور کیا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.